तो आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई, अकाउंटिंग के देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो कि अकाउंटिंग कहते किसे हैं, अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उस बिज़नेस में जो भी हम ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, जो भी सामान का लेन-देन कर रहे हैं, जो भी खरीदा और बेचा जा रहा है, उसको किसी रजिस्टर में या फिर किसी कंप्यूटर में व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। तो और भी डेफिनिशंस बहुत सारी आपको अलग-अलग बुक्स में देखने को मिल जाएँगी। लेकिन जो दूसरा देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, तो इधर आप देख सकते हो कि लिखा गया है अकाउंटिंग के टाइप्स। पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे, ज़्यादा हम डेफिनिशन वगैरह पे नहीं जाएँगे। प्रैक्टिकली समझेंगे कि वास्तव में होती क्या है, फाइनेंशियल डेफिनिशन क्या होती हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो बिज़नेस में हमारे कुछ गुड्स, कुछ सामान भी होते हैं। जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ सामान आएँगे, जिसको हम खरीदेंगे और बेचेंगे। तो जो भी हम ट्रांज़ैक्शन खरीदते और बेचते हैं, खरीदने और बेचने के जो भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं, एंट्री कर सकते हैं। दूसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ लागत लगती है, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपका मान लीजिए कोई कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कोई एम्प्लॉयी हायर करना हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले एडवांस में हमें खर्चा करना होता है अपने बिज़नेस में। तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अर्थात आप कह सकते हो कि जिसको हम डेली खरीद और बेच नहीं सकते हैं, जिसको हम डेली खरीद और बेच नहीं सकते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा फर्नीचर है, आप फर्नीचर डेली खरीद और बेच नहीं सकते हो। फर्नीचर को आप रखे हो दुकान में, तो वो दुकान में रखा ही रहेगा। हाँ, एरर केस में जैसे बहुत अगर हम दुकान बंद कर रहे हैं, तब हम उस सामान को बेचते हैं, जब हम दुकान को बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम डेली खरीदते और बेचते हैं। तो वो चीज़ें जो आती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग को। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, जिसको हम डेली खरीदते और बेचते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। और जिसको हम डेली खरीद और बेचते नहीं हैं या फिर खरीद और बेच नहीं सकते, वो आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत। तो इन दोनों को जो देखते हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एनालाइज़ करते हुए और कॉस्ट अकाउंटिंग का एनालाइज़ करते हुए जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम योजना बनाते हैं, वो सारा आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत। तो जैसे मान लीजिए आपको अपने बिज़नेस में किसी एम्प्लॉयी को हायर करना है, किसी एम्प्लॉयी को हायर करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी बिज़नेस की सेल देखेंगे कि मेरे बिज़नेस में कितनी सेल हो रही है, कितनी सेल आ रही है, कितनी मेरे बिज़नेस में रेवेन्यू कितना है। ये सारा देखने के बाद ही आप किसी एम्प्लॉयी को हायर करेंगे और उसको सैलरी भी उसी उसी से डिसाइड करेंगे कि आपके बिज़नेस में कितनी इनकम्स हो रही हैं, उसके अनुसार आप उसकी सैलरी भी डिसाइड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो भी हम योजना बनाते हैं, जो भी हम प्रबंधन करते हैं अपनी बिज़नेस से रिलेटेड, वो सारा आ जाता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत। आई होंगी कि अकाउंटिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या हैं। तो अकाउंटिंग 3 टाइप्स के हैं, तो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना, फिर आगे अभी हम जानेंगे कि जो हम अभी फाइनेंशियल अकाउंट जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ शब्दावली यूज़ होती हैं, जैसे स्टॉक हो गया, गुड्स हो गया, डेबिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे, जो कि अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम आगे जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, जनरल में जब वहाँ पे अकाउंटिंग विद टैली वगैरह में जब काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ होगा, जो सारी इंपॉर्टेंट शब्दावली आपको दिख रही हैं। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे पहला कैपिटल है। तो बेसिकली कैपिटल क्या होता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो कैपिटल क्या होता है? जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 10,000 का बिज़नेस, चाहे 10 लाख का हो, तो उसमें जो भी हम अमाउंट लगाते हैं, चाहे 10,000 लगा रहे हो, चाहे 10 लाख लगा रहे हो, तो जो भी अमाउंट हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, उसको हम अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटल बोलते हैं। और अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, बट अकाउंटिंग की भाषा में उसको कैपिटल बोलते हैं और हिंदी में पूँजी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा है आपका ड्राइंग।
ड्राइंग क्या होता है? आहरण। तो आहरण क्या होता है? जब भी हम अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, उसके बाद अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जब भी हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे अपने बिजनेस से निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे कोई घर में बीमार पड़ गया और उसको मान लीजिए 20-30 हज़ार रुपये की ज़रूरत है इलाज के लिए, तो हम अपने बिजनेस से ही निकालेंगे। हमारे पास इनकम सोर्स तो और है नहीं, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहे सामान निकाल रहे हों, चाहे पैसे निकाल रहे हों, वो सारा हमारा आहरण के अंतर्गत आएगा। तब हम उसको बोलेंगे हमने इतने अमाउंट का आहरण किया। ओके, तो ये बोलते हैं हम अकाउंटिंग की भाषा में आहरण। बाकी सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आपको अच्छे से पता होगा। और तीसरा है आपका लायबिलिटीज़। तो यहाँ देखेंगे हम तीसरा, हमने पहला देखा है कैपिटल क्या होता है, दूसरा देखा आहरण क्या होता है, तीसरा देखेंगे लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो लायबिलिटीज़ बेसिकली आप समझेंगे तो कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे आपने किसी से उधार सामान खरीदा, आपने बिज़नेस किया, मान लीजिए किराना स्टोर ओपन कर रखा है और आपने किसी भी डीलर से, किसी भी होलसेलर से सामान लेकर आए, लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए उसको, उधार में सामान लेकर आए हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का सामान उधार लिया आपने, तो वह कहलाएगी 10,000 रुपये आपके ऊपर लायबिलिटीज़ कहलाएगी। वो 10,000 रुपये लायबिलिटीज़ के रूप में आपके पास रहेंगी, यानी आपको किसी को देना है वो 10,000 रुपये, तो वही हम बोलते हैं उसी को लायबिलिटीज़। एक लायबिलिटीज़ होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और दूसरा होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। तो पहले हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ जैसे हमने किसी से उधार सामान लिया और उसको 2-4 दिन में पैसे दे दिए, और किसी से मान लीजिए कर्ज लिया और 1 हफ्ते 2 हफ्ते में दे दिए, ये हमारा आ जाता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के अंतर्गत। यानी आप अकाउंटिंग की भाषा में ये बोल सकते हो जो भी लेन-देन 1 साल के अंदर क्लियर कर लिया जाता हो, यानी जो भी लेन-देन 1 साल के अंदर दे दिया जाता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होता है? जो भी हम 1 साल के बाद जो देनदारी होती है, जो भी देनदारी 1 साल के बाद होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो ये आई होप ये दोनों समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो तीसरा फिर चौथा हम देखेंगे एसेट क्या होता है। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे एसेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे एसेट एक्चुअल में एसेट होता क्या है। तो एसेट के 3 टाइप्स हैं, है ना? एसेट का हिंदी होता है संपत्ति, संपत्ति सभी को पता है, लेकिन यहाँ 3 टाइप्स है, करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, करेंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और इंटेंजिबल एसेट। तो पहले हम समझेंगे करेंट एसेट क्या होता है। तो करेंट एसेट जैसे जो वर्तमान में जिसका लेन-देन कर सकते हैं, जो वर्तमान में हमारे पास पड़ा रहता है, जिसको हम इमीडिएटली हम खर्च कर सकें। जैसे हमारा होता है कैश, कैश को हम तुरंत खर्च भी कर सकते हैं और कहीं पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं करंट एसेट, ये हमारा आ जाता है करंट एसेट के अंतर्गत। दूसरा हमारा आता है लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट क्या होता है? ना तो यह डेली खरीदा और बेचा जाता है, ना ही या ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे हमारा ज़मीन हो गया, मकान हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म में यूज़ होती हैं। लेकिन करंट एसेट में क्या होता है? जो हम डेली खरीद और बेच भी सकते हैं, वो हमारा करंट एसेट के अंतर्गत आ जाता है। और लॉन्ग टर्म एसेट में आपको मैंने बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म एसेट जो बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ होता है, जैसे हमारी ज़मीन है, मनी प्रेजेंट में भी फ़ायदा करेगी आपको, वर्तमान में भी फ़ायदा करेगी और भविष्य में भी फ़ायदा करेगी। जब वो आ जाएगी, जैसे हमारी गाय भैंस भी हो गई, ये हमारे लॉन्ग टर्म में एसेट में आ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों में डिफरेंस है, करंट एसेट में और लॉन्ग टर्म एसेट में। इसकी लाइफ, करंट एसेट की लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो एसेट होते हैं इनकी लाइफ बहुत दिन तक होती है। और तीसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट, जो कि दिख रहा है यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते, इंटेंजिबल का हिंदी होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे आपका आ जाता है इसके अंतर्गत आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई भी कंपनी, कोई भी मेडिकल स्टोर जब प्रोडक्ट बनाता है तो उसका कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है, यानी वह प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी चीज़ का आविष्कार किया, सपोज दैट मान लीजिए मैंने इसका आविष्कार किया मार्कर का, और मैंने सरकार से इसको पेटेंट करवा लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम पेटेंट कोई भी प्रोडक्ट करवाते हैं उसके लिए हमें बाकायदा एक प्रोसेस होता है पेटेंट का, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं।
तो जब ये प्रोडक्ट पेटेंट हो जाएगा मेरे नाम पे, तो यह मार्कर मेरे सिवाय, मेरी कंपनी के सिवाय कोई और दूसरा नहीं बना सकता है। तो हम उसको बोलते हैं पेटेंट प्रोडक्ट। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भी, जैसे मान लीजिए लाइफ बॉय साबुन आता है, ये पेटेंट है। लाइफ बॉय साबुन और कोई कंपनी नहीं बना सकती, केवल एक ही कंपनी बना सकती है जिसने उसका पेटेंट लिया होगा। दूसरा क्या आता है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए एमबीए चाय वाला है, एमबीए चाय वाला का एक ट्रेडमार्क है एमबीए चाय वाला। अगर वो चाहे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का ट्रेडमार्क है, सबका अपना अपना एक ट्रेडमार्क होता है। अगर वो चाहें ये तो एक करोड़ों में अपना ट्रेडमार्क बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क हुए, लेकिन ये इंटेंजिबल ऐसे जल्दी ना तो खरीदे जाते हैं ना ही बेचे जाते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांड है, क्योंकि ये ब्रांड होता है, इसके बिना कोई भी कंपनी ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। और उसके आगे हम देखते हैं कि गुड्स क्या होता है। गुड्स जैसे जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम जो भी सामान लाते हैं खरीदने और बेचने के लिए, जो भी सामान लाते हैं अपने बिजनेस में बेचने के लिए, वो हमारा गुड्स कहलाता है। जो भी हम डेली खरीदते हैं और बेचते हैं वो हमारा गुड्स कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो बचा हुआ माल रहता है, जो भी बचा हुआ माल रहता है जो हमारे पास बिका नहीं अभी तक, वो पड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। जो भी अभी तक बिका हुआ नहीं है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो आई होप यही स्टॉक आपको समझ में आएगा कि भंडारण क्या होता है। और डेबिटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। यहाँ पे देनदार होते हैं और लेनदार होते हैं। डेबिटर बोले देनदार, मतलब जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो देनदार होते हैं। यहाँ पे आप एक बार ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कैश से लिया जा रहा है, सारी चीज़ें जो भी है कैश से ली जा रही हैं। कैश से रिलेट करना कि देनदार क्या है और लेनदार क्या है। क्रेडिटर मतलब हो गया यहाँ पे क्रेडिटर हो, ओके। तो यहाँ पे क्रेडिटर है, यहाँ पे डेबिटर है। डेबिटर मतलब जो कस्टमर्स हैं वो हमारे डेबिटर होते हैं, और जो हमारा दुकानदार होता है, जैसे एक किराना स्टोर है, जिस भी किराना स्टोर पे आप जाते हो तो वो आपके लिए एक क्रेडिटर होता है। लेकिन डेबिटर कौन है, उसके लिए कस्टमर जो होते हैं उसके लिए डेबिटर कहलाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो मेरे कमेंट में जाके पूछना कि हाँ, जिसके बारे में और डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका पार्ट 2 वीडियो देखना ना भूलें। इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि इतनी ही शब्दावली नहीं है, कुछ और भी शब्दावली हैं जो कि पार्ट 2 में क्लियर हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। बाय बाय।